सवाल यही है कि आखिर इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियां किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। एक सबसे पहले स्टेटमेंट हम सुनाना चाहेंगे कलराज मिश्रा का आपको, हरियाणा बीजेपी के लोकसभा प्रभारी हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए आप। अब तक हिसार और सिरसा के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी काफी प्रदेश घूम के आ रहे हैं, लगता है कि इन सीटों पे इस बार थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि वहां हम इस बार के उम्मीदवार देने का प्रयास करेंगे जो जिसको देखने पश्चात स्वयं ही जनता के अंदर विश्वास पैदा हो कि विजय प्राप्त करने वाला उम्मीदवार है, और साथ ही साथ संगठन की सुदृढ़ता के कारण और जो जनता के बीच में प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वसनीयता बनी है उसके आधार पर ये सीटें भी हम जीतेंगे। देखिए, हरियाणा में हमारी पार्टी ने संगठनात्मक व्याप बढ़ाने के लिए बूथ स्तर पर प्रभावी तौर पर कार्य किया है, और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारी इस दृष्टि से इतनी जबरदस्त तैयारी है कि हर बूथ पर, हर ब्लॉक पर प्रभावी तौर पर लोग तैयार हैं, और जब भी उम्मीदवार की घोषणा होगी निश्चित रूप से अपने संगठनात्मक आधार और उम्मीदवार की पकड़ और मोदी जी के प्रति विश्वसनीयता, तीनों के आधार पर हम प्रभावी विजय प्राप्त करेंगे। दलों से अलग हुई जजपा पार्टी और कांग्रेस को आप किस तरीके से देखते हैं? अब मुझे तो लगता है कि दोनों पार्टियां हैं, प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी जैसी तैयारी है, अब मोदी जी के प्रति जैसे विश्वसनीयता है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश सरकार के प्रति जो एक ट्रांसपेरेंसी की लोगों के मन के अंदर एक धारणा बनी कि ऐसी प्रदेश सरकार हुई जो बड़ी प्रामाणिकता और ईमानदारी से काम कर रही है। जैसे भर्ती में एकदम इधर से हुआ कि लोगों को लगा कि अरे घर बैठे हमें नियुक्ति पत्र मिल गया, ठीक, तो ये एक बड़ा विश्वास बना है। तो इस आधार पर तो मुझे लगता है कि कोई भी आए, इन्होंने आए, कांग्रेस आए, हम सबको अपने कार्य के आधार पर और अपने संगठन की सुदृढ़ता पर, मोदी जी और पार्टी के प्रति विश्वसनीयता पर हम निश्चित रूप से जीतेंगे। जी हाँ, तो इसके साथ साथ कांग्रेस को भी सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। अशोक तंवर का एक स्टेटमेंट हम आपको सुनाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ नैना चौटाला का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से मुलाकात हुई थी अशोक अरोड़ा के मुख्यमंत्री से, जरा उन पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है, जरा सुन लीजिए आप। इसीलिए रुका रहा चुनाव कि मोदी जी अपने उद्घाटन कर लें, पत्थर रख लें, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बदलाव का पूरे देश में माहौल है। किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी सब बदलाव के मूड में है। वो तो देखो शिष्टाचार है या कुछ और है, इसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। इलेक्शन डिक्लेयर होने तो एक बार बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन की भी बात नजर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जेजेपी और बीजेपी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भी आने वाले टाइम में ऐसा हो सके? मैंने नहीं सुना जी, बिल्कुल भी। जी, गठबंधन की एक रवायत भी होती है, एक रिवाज भी है। खैर, सभी खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिलवाता हूं मैं आपको प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। अत्रे साहब बहुत बहुत स्वागत है। बाल मुकुंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। रेणु भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत बहुत स्वागत है। और भाग सिंह दमदमा साहब हमारे साथ जेजेपी की तरफ से जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस चर्चा में। सबसे पहले रेणु भाटिया जी, कलराज मिश्र का स्टेटमेंट सुन रहे थे, आप लोग तो पूरे 10 पर दावा कर रही हैं जो कि मोदी लहर में 2014 में वो कारनामा आप कर नहीं पाए, और अभी तो खैर फिर भी जो लोकप्रियता है वो नरेंद्र मोदी की भी कम हुई है। सर्वे कई चैनल्स ने भी किए हैं, कई एजेंसीज ने भी किए, उस सर्वे के मुताबिक भी कुछ जो लोकप्रियता है वो भी कम हुई है। काम जो सरकार कर रहा है उससे भी थोड़ी सी नाराजगी है। तो ऐसे में 10 कहाँ से आपके खाते में? साकेत जी, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि आपको ये नॉलेज कहाँ से मिली कि हमारी लोकप्रियता कम हुई जी। हो सकता है विपक्ष की जो सोच है उनके मन में लोकप्रियता कभी थी नहीं, तो कम और ज्यादा का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जनता के बीच में जो लोकप्रियता है, जो अभी रिसेंटली सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से जो पाकिस्तान की हवा मोदी जी ने निकाली है, उस वजह से तो लोकप्रिय जरूर हुए हैं। तो
तो इसके लिए अगर आप जो मर्जी नाम दे दें कि लोकप्रियता है या नहीं है, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हमारे को जनता की लोकप्रियता चाहिए और वो हमें भरपूर मिल रही है, इसीलिए 10/10 नंबर आएंगे हमारे, और आप ही के साथ बैठ के डिबेट करेंगे इस पर। जी बिल्कुल। लेकिन प्रवीण अत्रे साहब, ये लोकसभा का चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल के लिए 2-3 लहजे से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो लोकसभा और उसके बाद विधानसभा है। पार्टी का एक तरह से लिटमस टेस्ट भी कह लीजिए कि पार्टी को खुद को ही टेस्ट करना है अभी कि पार्टी इस वक्त कहां पर है। देखिए साकेत, पहली चीज तो जो आपने लिटमस टेस्ट की बात की है, पार्टी ने 1 मार्च को हांसी में रैली करके ये अपने विरोधियों को भी पूरी तरह से दिखा दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल कहां खड़ी है। आपने देखा जिस तरह से जनसमूह वहां पे उमड़ा, लोगों की आस्था आज भी इंडियन नेशनल लोकदल में, भीड़ की नीतियों भीड़ वोटर नहीं होता ना सर। नहीं, देखिए साकेत, ये बात देखिए, आप जो ये बात कह रहे हैं, आपका तर्क अपने आधार पे सही हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि जब जन समूह इकट्ठा होता है किसी नेता को सुनने के लिए, तो स्वाभाविक है उस जन समूह के मन में आदर है उस नेता के लिए। मैंने वोट की तो अभी बात ही नहीं की, लेकिन जहां तक इस लोकसभा चुनाव की बात है, अकेला ये लोकसभा चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, और चुनाव की महत्वता को देखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से तैयार होकर चुनाव में जाएगी। और जिस तरह से अभी कल ही लोकसभा के चुनाव घोषित हुए हैं, आप मान के चलिए, देखिए आपने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा कि मोदी जी की लहर होने के बावजूद 2014 में आप 10 नहीं जीत पाए। ये बात आपका तर्क बिल्कुल सही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के राजनीति के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आप एक चीज पाएंगे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का चुनाव लड़ा था, जिस तरह की बातें उस वक्त लोकसभा चुनाव में कही गई, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में कही गई, तो जनता कहीं ना कहीं इन चीजों को देखती है कि हमारे साथ जो वायदे किए इस पार्टी ने तो उनको पूरा नहीं किया। उसके बाद जनता का एक विश्लेषण होता है। कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल को जनता पहले ही जिस तरह से नकार चुकी है, और जिस तरह के स्कैंडल्स, घोटाले कांग्रेस के सामने आए, तो जनता ने उनको देख लिया कि ये पार्टी ना प्रदेश के लिए ठीक है और ना ही देश के लिए ठीक है। अब जनता के पास ऑप्शन बचता है इंडियन नेशनल लोकदल। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो 10 की 10 लोकसभा सीटें हैं, इंडियन नेशनल लोकदल जीतेगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, और मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जैसे ही बोलना शुरू किया, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि लोकसभा चुनाव के ऊपर चर्चा है तो स्वाभाविक है विकास की बात होगी, मुद्दों की बात होगी, किसान की बात होगी, रोजगार की बात होगी। लेकिन रेणु जी ने एक भी ऐसी बात ना करके सीधी बात की पुलवामा। मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि विकास के मामले में आप फेल हो चुके हैं। अब आपको बैसाखियां चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को भड़काना, लोगों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करना, और उसकी ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, मैं लौटूंगा आप लोगों के पास, और हालांकि एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद कांग्रेस और जेजेपी का रिएक्शन, उसके बाद डिबेट पूरी तरीके से ओपन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका, और चर्चा इसी बात पर है कि मिशन 2019 में फतह कौन हासिल करेगा। सीधे तमाम खास मेहमानों का रुख करते हैं, और पंचकुला में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस और जेजेपी की तरफ से। कांग्रेस का रुख करते हैं। बालमुकुंद साहब, तैयारियां किस तरीके से और कैसे एकजुट फिर से नजर आएगी कांग्रेस, क्योंकि जब इलेक्शन नहीं होते तब तो कांग्रेस अलग अलग धड़ों में नजर आती है, इलेक्शन में कांग्रेस बेशक एक नजर आती है फिर भी हार जाती है। नहीं, कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है साकेत जी। और जैसे कि मैं हमारे साथी प्रवक्ताओं सुन रहा था, रेणु भाटिया जी भी कह रही थी 10 की 10 सीटें। देश की आजादी से लेकर के आज तक का रिकॉर्ड उठाओगे तो कई दफा कांग्रेस ने 10 की 10 सीटें जीती हैं, 10 की भी 11 जीती हैं। साथ में चंडीगढ़ वाले को साथ ले लेते हैं हम, यूपीए 1 में भी हमने, यूपीए 2 में भी, और उससे पहले भी। तो ये जो बीजेपी है और आईएनएलडी है, चलो जेजेपी तो अभी नई पार्टी बनी है, ये तो हमेशा गठबंधन करके चुनाव लड़ते, कभी 3 सीट आ गई, कभी 4 सीट आ गई। तैयारियों के सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बीजेपी के पास केवल 2 कैंडिडेटों को छोड़ करके बाकी 8 कैंडिडेट नहीं है, ये ढूंढने लेकर रहे हैं सड़कों पर।
और कांग्रेस की लिस्ट तैयार है, 2-4 दिन में, 1-2 दिन में डिक्लेयर हो जाएगी। आप अनुमति दो तो मैं आपको लिस्ट पढ़ के बता सकता हूं, ये हमारी तैयारियां हैं। हाँ, बताइए ना। सिरसा से डॉक्टर अशोक तंवर जी लड़ेंगे, हिसार से कुलदीप बिश्नोई जी लड़ेंगे, अंबाला से कुमारी शैलजा जी लड़ेंगी, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जी लड़ेंगे, करनाल से अरविंद शर्मा अभी ज्वाइन करना परसों, या कुलदीप शर्मा जी 2 कैंडिडेट हैं। केवल एक सीट ऐसी है करनाल जहां 2 कैंडिडेट हैं। सोनीपत से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जी चुनाव लड़ेंगे, भिवानी से सुरुति चौधरी चुनाव लड़ेगी, गुड़गांव से कैप्टन अजय सिंह यादव चुनाव लड़ेंगे और फरीदाबाद से अवतार सिंह बढ़ाना चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों लौट ये रहे होती है तैयारियां लोकसभा की तरफ? वो तो पहले भी लोकसभा में कई मर्तबा रहे हैं, 3-3, 4-4 लगातार जीतते रहे हैं। चौधरी देवीलाल जैसे बड़े कद्दावर नेता को, जो हिंदुस्तान में जिनका नाम रहा है, उनको हराया उन्होंने लगातार। कभी चौधरी देवीलाल जीत नहीं पाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। ये तो अपना क्षेत्र है उनका, लड़ेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। चुनाव तो अगर मुझे लगे कि मैं जीत सकता हूं, मैं भी लड़ूंगा। चलिए, हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको, अगर आप लड़ते हैं तो। प्रवीण अत्रे साहब, आता हूं, एक रिएक्शन जरा भाग सिंह दमदमा साहब से ले लें, उसके बाद तुरंत आता हूं आपके। दमदमा साहब, जींद के उपचुनाव में आप लोग 2nd पोजीशन पर रहे, लेकिन बहुत संतुष्ट दिखाई दिए। यहाँ कितनी सीटों पर ही आप लोगों को संतुष्टि दिखती है? जी साकेत जी, मैं अभी अपने साथी प्रवक्ताओं की पूरी बात सुन रहा था बड़े ध्यान से, और जो लोकसभा का पूरा चुनाव है इसके अंदर जेजेपी ने पूरी तैयारी कर रखी है हमारी। और हम जैसे जींद का चुनाव हुआ था, जींद के चुनाव ने तय कर दिया कि वहां कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला से बड़े कोई कैंडिडेट नहीं थे कांग्रेस के पास। उन्होंने चुनाव लड़ा वहां पर और बा मुश्किल से अपनी जमानत बचा पाए, और इस कारण कांग्रेस तो इस चुनाव में ठहरने का सवाल ही नहीं होता। दूसरा, सरकार के साथ जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्योंकि सरकार के साथ है, और ये भाजपा की शुरू से रणनीति रही है कि कुछ ऐसे भावनात्मक मुद्दों को छेड़ती है, ये भावना से जुड़े हुए मुद्दों को, नहीं। जिस कारण ये भाग सिंह दमदमा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि लोकसभा की कितनी सीटें आपको संतुष्टि दे जाएंगी? क्योंकि जींद में 2nd नंबर पर थे आप, लेकिन संतुष्ट दिखाई दिए थे आप। ऐसा है जी, प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटों पे हमारा मुकाबला है, और मैक्सिमम सीटों पे हम 10 सीटों पे जीतने की स्थिति में है। आज हम 10 सीटों पे हम जीतने की स्थिति में है इस समय, और ये प्रदेश की जनता ने जींद में भी तय कर दिया था, जींद में हरा दिया था आपको, कि जो चुनाव आएगा वो जींद में हराना क्या है इसमें। आप देखिए कि हमने पहली बार, सर आप हारे ना, दिन हुआ था। अरे सर आप पहली बार उतरिए या फिर चौथी बार उतरिए। इंडियन नेशनल लोकदल वहां 10 साल से अपना विधायक, इंडियन नेशनल लोकदल वहां 10 साल से विधायक लेके बैठी थी, बसपा से उसका अलायंस था। आप 3354 वोट लेकर जा रहे हैं, 3354 वोट। अभी मेरे अत्री साहब भी बात कर रहे थे कि जो हांसी के अंदर रैली हुई थी उसके अंदर लाखों, एक तो प्रदेश के अंदर कोई ऐसी सब्जी मंडी नहीं है जिसमें लाखों लोग आ जाएं। 10 लाख की संख्या बताई गई पेपरों में, कोई मंडी ऐसी नहीं है जिसमें इतनी संख्या आ जाए। अगर उस रैली के हिसाब से कहते हैं तो हमारी जींद की जो 9 दिसंबर की स्थापना दिवस की रैली थी, जिसमें पूरा जींद हर तरफ से जाम था, पूरे प्रदेश के लोग वहां पे पहुंचे, उस हिसाब से तो हमारी स्थिति बहुत बड़ी अच्छी स्थिति है, और हम 10 सीटें। जरा प्रवीण अत्रे जी का रुख कर लेते। प्रवीण अत्रे जी, उसके बाद रेणु भाटिया जी आपके पास आ रहा हूं जी। देखिए, 2 चीजें हैं साकेत भाई। हालांकि मैं ये मानता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में या अपनी स्थिति बताने में कितनी भी बड़ी बात करे, दूसरे राजनीतिक दल को हालांकि ऐतराज नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का अपना अंदरूनी मामला रहता है। जैसे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने 10 उम्मीदवारों की लिस्ट बताई, उनका अंदरूनी मामला है, उनको बेहतर पता होगा कि वो कौन कौन से उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। लेकिन एक चीज जो सुन के थोड़ी हैरानी जरूर मुझे हुई कि कांग्रेस के हालात इस कदर नीचे चले गए कि बजाय कांग्रेस बाकायदा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करे, अध्यक्ष जी के द्वारा, प्रवक्ता टीवी पे बैठ के सूची जारी कर रहे हैं। दूसरा, जेजेपी के प्रवक्ता साहब, जींद की हमारी रैली, साहब आप अपनी जींद की रैली के बारे में जो बात कर रहे हो, जबकि जिस हुड्डा ग्राउंड के अंदर आपने रैली की थी उसकी कैपेसिटी, बालमुकुंद जी बैठे हैं, बता दिया 10,000 से ज्यादा अगर लोग आते हो। लेकिन हमने तो नहीं कहा कि साहब आप इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हो, जबकि हमारे बारे में तो अखबारों ने लिखा, हमने अपने मुंह से नहीं बोला। अब महत्वपूर्ण चीज है, मुद्दे पे आता हूं।
देखिए लोकसभा चुनाव के ऊपर जब हम चर्चा कर रहे हैं साकेत भाई, आप भी जानते हैं चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, जनता मुद्दों पे वोट देती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि मुद्दे किसी तरह गुण हो जाए, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि प्रदेश और देश का किसान एक बार जरूर सरकार से पूछेगा कि क्या कारण है 2011-12 से लेके 2017-18 तक कृषि क्षेत्र की आय नेगेटिव चली गई। क्या वजह है कि कृषि क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक निवेश और निजी निवेश जो है जीडीपी का मात्र 2.2% रह गया, जबकि उद्योगपतियों को जो राहत दी जा रही है वो जीडीपी का 5% है। किसान ये सवाल पूछेगा, किसान ये सवाल भी पूछेगा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपने लागत पे 50% देना था, वो आपने हमें क्यों नहीं दिया? ठीक है ना, ठीक है। जरा अत्रे साहब, जरा मैं रेणु भाटिया जी से एक एक करके इसका जवाब ले लेता हूं, फिर बालमुकुंद जी फिर आपके पास आऊंगा। पहले रेणु भाटिया जी, क्या मुद्दे आपके रहेंगे जो रेणु भाटिया जी? लोग बेरोजगार है देश में। ठीक है अत्रे साहब, एक सेकंड। रेणु भाटिया जी, देखिए साकेत, हमारा तो नारा ही सबका साथ सबका विकास है, भले ही अत्रे जी कुछ भी कहते रहें, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है, ऐसी टूटी हुई पार्टी बन गए हैं जिनका स्वयं का जो एमपी था वो आज कहां पर है। ये आज आप किसको अपना एमपी कहते हैं ये भी इनको मालूम नहीं है। लेकिन हमारा तो मुद्दा ही विकास है। आप ये देखिए, पूरे देश में जहां 50 वर्षों तक बिजली नहीं पहुंची थी, वहां उन गांव में 8000 से अधिक गांव में बिजली पहुंची। जिनके बारे में, जिन महिलाओं के बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था, वो आज तक लकड़ी जलाकर अपनी आंखों को अंधा कर रही थी। जो माए बहनें हमारी, उनके घर तक गैस चूल्हा पहुंचा। जिन्होंने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा था, उनको नहीं पता था कि उनकी जो छोटी छोटी बचत है वो कहां रखनी है, उनको बैंक के खाते खुलवाए गए। जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन कभी बीमार होंगे तो उनका इलाज कैसे होगा, उनको 5 लाख का बीमा दिया गया। मात्र 1 रुपए प्रतिदिन पर बीमा, 2 लाख का। आप ये सोचे, ये विकास नहीं है तो क्या है? अगर विदेशी ताकतों की बात करें तो आज विश्व के 80% जो देश हैं वो भारत के साथ है। ये क्या है? और इसको विकास नहीं कहते तो क्या कहते हैं? ये लोग तो ऐसे विपक्षी दल हैं जो आपस में भाई भाई ही लड़ते हैं, जिनको एक भाई को दूसरे भाई पे आज तक विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि अगर मेरा दूसरा भाई आ जाएगा तो ज्यादा पैसा ले लेगा। 7.2 पे है, जो सबसे ज्यादा है इस वक्त। मैं इसीलिए आपको कह रही हूं, देखिए एक बार इनसे जनता गुमराह हो गई, अब दोबारा चुनाव आ रहे हैं। रेणु भाटिया जी, बेरोजगारी का आंकड़ा रख दीजिए जरा। पीछे से भी दूसरे नहीं नजर आएंगे। रेणु भाटिया जी, बेरोजगारी पर जो आप लोगों के दावे थे कि रोजगार दिए जाएंगे, किस तरीके से 10 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे मैडम? 7.2 है इस वक्त, 7.2 ऑफिशियल आंकड़ा है रेणु भाटिया जी। 7.2 जो पिछले 2 महीने में सबसे हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त चला गया है बेरोजगारी का आंकड़ा। साकेत मेरे भाई, अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें या आप उस दृष्टि से देखें कि हर उस व्यक्ति को कार्य मिला जिसको अगर उसने पढ़ाई की है और 100 घंटे उसने काम किया तो उसको 6000 की हमने उसके काम करने के ऊपर उसको दिए। तो ये एक भत्ता है, ये उनको एक सहयोग है, और साथ में सबका साथ सबका विकास की नीति से ठीक है। प्रवीण अत्रे जी का एक काउंटर लेते हैं, फिर बालमुकुंद जी आपके पास आऊंगा। प्रवीण अत्रे जी पहले प्रवीण। देखिए साकेत, अभी रोजगार की बात कर रही थी रेणु जी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी संस्था है जिसकी सर्वे रिपोर्ट ये आई है कि पिछले साल देश के अंदर 56 लाख रोजगारों का नुकसान हुआ है। ये सच्चाई है। इन्होंने जिक्र किया बिजली का, सरकारी आंकड़ा है, भाजपा के 5 साल, लगभग 5 साल के कार्यकाल में 18,000 गांव में बिजली पहुंचाई गई और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। 6.25 लाख गांव, उसमें से 18,000 में आपने पहुंचाई, तो ये तो सरकार का ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। बिल्कुल। गैस चूल्हे की बात की, उज्ज्वला योजना के अधीन जो कहते हैं हमने गैस चूल्हा दिया, लेकिन उसकी रिफिलिंग का दाम आपने 950 रुपए कर दिया। वो गरीब लोग जिनको चूल्हा, गैस सिलेंडर तो मिल गया, लेकिन रिफिलिंग कैसे करवाएंगे क्योंकि पैसा नहीं मिला। बैंक अकाउंट की बात, मानते हैं आपने बैंक खाते खुलवाए, आपने कहा 15 लाख आपके अकाउंट में आएगा, लोगों ने खाते खोल लिए, आज तक इंतजार कर रहे हैं उस 15 लाख का। देखिए आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते। सच्चाई आज ये बता रही है कि युवाओं को रोजगार के नाम पे धोखा हुआ, किसान को एमएसपी के नाम पे धोखा हुआ,
और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बात बोलूंगा, आप जब भी बात करते हैं रेणु जी, आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि 2015 के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाने की जो पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डली थी, सॉलिसिटर जनरल ने हलफनामा दिया सरकार की तरफ से कि हम रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते, और आप लगातार ये दावा करते हैं कि हमने रिपोर्ट लागू कर दी। ठीक है, एक बार बाल मुकुंद जी को इंट्रोड्यूस, एक बार बाल मुकुंद जी को भी सुनते हैं। बाल मुकुंद जी, आपका टर्म है। जी 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 धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता था, हमारे साथी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी ने जैसे कांग्रेस ने, जैसे मैंने आपको लिस्ट बताई, एकदम से तिल मिला करके कहा कि भाई कांग्रेस कैसा है। देखिए प्रवीण अत्रे जी तो कालिदास जी जैसी बात कर रहे हैं कि जिस पेड़ पे बैठे उसी को काट रहे हैं। मैं भी प्रवक्ता हूं और ये भी प्रवक्ता है। प्रवक्ता पार्टी की आवाज होता है। मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जिसका क्षेत्र अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आप अधिकृत हैं बिना पार्टी की जानकारी। प्रवीण अत्रे जी मेरी बात सुनिए, परवीन सुनिए, मैं बताऊंगा। नहीं साकेत जी मेरी बात होने दिए। प्रवीण अत्रे जी उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनका रेडियस 150 किलोमीटर है। ये कालका से लेकर कोसली तक और डबवाड़ी से लेकर बापोली तक है। तो हम तो कहते हैं क्षेत्रीय दल है, की पार्टी का मानते हैं हम क्षेत्रीय दल, कांग्रेस की बात करते हैं। लेकिन आप राष्ट्रीय दल मात्र 44 सीट पे हैं। मैंने बात लीडर ऑफ अपोजिशन का पद आपको मिला नहीं। अपनी बात करिए, उनकी बात करो, आप अपनी बात करिए। आप भी पार्टी में रखता है, हम आपका सम्मान करते हैं। नहीं, ये तो आपको अधिकृत नहीं है ना, आपको तो या तो पार्टी ने अधिकृत कर दिया। दूसरा एक और पार्टी की बात है, आपकी बात सुनिए। ये तो जैसे एक मकान होता है ना साकेत जी, एक मकान होता है, अगर उसमें 2 आदमियों का बंटवारा हो जाए तो उसको 13/1 और 13/2 दे देते हैं। ये जो मेरे अगल बगल दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, ये तो 13/1 और 13/2 हैं। और ये जो जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, ये कैंडिडेट पता कैसे देंगे? ये 3 पे तो दुष्यंत को लड़वा देंगे, 3 पे दिग्विजय को लड़ा देंगे, क्योंकि 3 ही लड़ सकते हैं मैक्सिमम, और 2 पे नैना सिंह चौटाला को लड़वा देंगे। इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। बाकी 2 पे इनकी मजबूरी है, रिजर्व है इनकी सीटें हमारी अम्बाड़ा और सिरसा। ये तो इनकी तैयारियां है, 3 पे दुष्यंत को लड़ा देंगे, 3 पे दिग्विजय को और 2 पे नैना सिंह चौटाला को। ये तो पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं, 100-150 किलोमीटर के रेडियस में काम करने वाले। ये तो एक गिरोह है। राजनीति जो शुद्ध संचालन अगर किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। ठीक है, भाग सिंह दनवा साहब, भाग सिंह दनवा साहब, पार्टी या कांग्रेस यही देश का भला कर सकती है। भाग सिंह जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, एक सेकंड जरा इन पर टिप्पणी हुई है, जरा एक बार इनका रिएक्शन। जी बाल मुकुंद शर्मा जी ने खैर यहाँ बैठ के जो बात कही है, मैं नहीं समझता कि एकदम इनके अंदर ऐसा परिदृश्य कैसे आया। देखिए, अगर राजनीतिक पार्टी को ये गिरोह की संज्ञा देते हैं तो मैं समझता हूँ कांग्रेस जितने घोटाले किसी पार्टी के अंदर कभी नहीं हुए आज तक, और वो सब घोटालों के सरगना गिरोह सब कांग्रेस पार्टी लेके बैठी है। रही बात, इन्होंने अपनी पार्टी की लिस्ट बता दी कि ये यहाँ से लड़ेंगे। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई अनुशासन है पार्टी के अंदर, कोई पार्टी का सिस्टम है। यदि अभी पार्टी बता दी, पार्टी केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। हमारी पार्टी, मेरी सुनिए, हमारी पार्टी के नेता तय करेंगे, एक सिस्टम है, एक हमारी पार्टी की मीटिंग होगी, जो हमारी पूरी कमेटी है उसकी बैठक होगी, वो तय करेंगे, और जो पार्टी के ऑथराइज हैं वो उस लिस्ट को जारी करेंगे। लेकिन इन्होंने बात कही कि चलो दुष्यंत जी 3 जगह से लड़ेंगे। अरे आपको डर ही दुष्यंत जी का है, दुष्यंत जी का इनको डर इतना है, इनको तो सोते और जागते दुष्यंत, दिग्विजय और नैना। अच्छा, भाग सिंह जी एक चीज बताइए, इनके अलावा तो इनको डर ही नहीं किसी और से लगता। भाग सिंह जी एक चीज बताइए, भाग सिंह जी एक चीज बताइए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। भाग सिंह जी, राष्ट्रीय नेता की जमानत, भाग सिंह जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता जेजेपी को वोट क्यों करेगी? ना तो आप किंग बनेंगे, ना आप किंग मेकर होंगे, तो फिर प्रदेश की जनता आपको वोट क्यों करेगी साहब? ऐसा है, प्रदेश की जनता कांग्रेस और भाजपा दोनों को वोट करके देख लिया, और प्रदेश की जनता आज देख लिया उन्होंने। और साहब, मैं लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। चलिए, विधानसभा में अलग मसला है, वहां पर हो सकता है आपकी सरकार बनने के लिए दे दिया जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपको वोट करके वोट जाया करेगी क्यों? आंकड़ा उठाएं, सांसद का आंकड़ा उठाने के बाद आपको पता लगेगा। सुनिए, जो लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा, चाहे कांग्रेस के दीपेंद्र जी थे या अन्य भाजपा के थे, किसी ने बात नहीं उठाई। दुष्यंत जी बोलिए, दुष्यंत जी ने इतनी बात वहां लोकसभा में प्रदेश की और देश की वहां बात उठाई है, और कई मांगे अपनी मनवाई हैं। इसलिए आज पार्टी इनसे भाजपा से भी तंग। प्रवीण अत्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रवीण अत्रे जी, इस समय सरकार के अंदर उन्होंने उस बहुमत मिलने के बावजूद देश के अंदर लड़ाने के कुछ भी नहीं किया आज तक। ठीक है दमदमा साहब, ठीक है जी साकेत। देखिए,
देखिए साकेत, दो तीन चीजें हैं। जैसे अभी आपने एक सवाल किया और मुझे लगता है कि जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं, शायद वो सवाल सार्थकता बनती है उस मुद्दे की कि कोई भी राजनीतिक दल जनता से किस लिए और किस बात पे वोट मांगेगा। मुझे आपका सवाल बहुत बेहतर लगा ये। देखिए, मैं थोड़ा सी चीजें बताना चाहूंगा आपको। जनता जिस वक्त हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस वक्त किसान, विशेष तौर पे किसान पे एक मुसीबत डाली गई कि किसान के ट्रैक्टर को कमर्शियल कैटेगरी में डालने का नोटिफिकेशन जो है वो होता है। इंडियन नेशनल लोकदल का प्रतिनिधिमंडल अभय सिंह चौटाला जी की अध्यक्षता में मिलने जाता है गडकरी जी से, क्योंकि मैं साथ था, फैक्ट्स इसलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है। जब गडकरी साहब को बताया जाता है कि किस तरह से आपके इस नोटिफिकेशन की वजह से देश का किसान मारा जाएगा, क्योंकि उसको एक मुश्त 15 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा ट्रैक्टर पे, वो नोटिफिकेशन रद्द करवाया इंडियन नेशनल लोकदल ने। एक दूसरा, अरे वो आपको शायद पता नहीं है, पहले एक प्रतिनिधिमंडल मिला था, आपको सारी वो भी बता दूंगा जानकारी। दूसरा, जब प्रदेश के अंदर बिजली के दाम बढ़े बेतहाशा, इंडियन नेशनल लोकदल थी जो जनता की लड़ाई लड़ रही थी, धरने पे बैठे रहे 1 महीना, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को घोषणा करनी पड़ी कि हम इसके बाद बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। तीसरा, जिस वक्त धान के अंदर किसान को लूटा जा रहा था नमी के नाम पे, इंडियन नेशनल लोकदल थी जो किसान की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे उतरी और इस घोटाले की जांच की मांग की। इंडियन नेशनल लोकदल थी जिसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल के अंदर किसानों की जो 70,000 एकड़ जमीन लूटी गई CLU इश्यू करके बिल्डर्स की फेवर में, उसकी जांच की मांग उठाना, वो पूरा एक रिएक्शन में रेणु भाटिया जी का ले लेता हूं आपकी बात पर। वक्त का मैं मांग करना। रेणु भाटिया जी, मुझे ये बता दीजिए कि वोट किस बात के लिए मांगेंगे? एयर स्ट्राइक कर दिया, इस बात के लिए वोट मांगेंगे, या फिर आप कोई विकास का मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर के जाएंगे? देखिए, एयर स्ट्राइक भी एक ऐसा मुद्दा है जो भारत के हित में था, अपने सैनिकों के हित में था, अपने देश के लोगों के हित में था। जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया उनका बदला लेने के लिए था, इसलिए वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। ये जनता समझती है। आज तक किसी और प्रधानमंत्री ने तुरंत इस प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की होगी। अभी तो हमारा विपक्ष सबूतों के बलबूते पर बात करना चाहता है। क्या हमारे देश की जनता नहीं समझती कि जिस प्रधानमंत्री ने अपने एक एक सैनिक की मौत का बदला लिया, एक एक शहादत का बदला लिया, इसके अलावा बता दीजिए, सबको आप लोग यही कह रहे हैं, एयर स्ट्राइक का ही मसला उठा रहे हैं, थोड़ा विकास के बारे में कुछ बोल दीजिए। ये तो अभी एक विषय हुआ, अभी इस तरह की घटना हुई इसलिए ये एयर स्ट्राइक हुआ। अदरवाइज तो विकास ही विकास 4.5 साल में, अदरवाइज तो ग्राफ गिरता ही चला जा रहा था। वो इस ग्राफ को उठाने के लिए जो एयर स्ट्राइक हुआ उससे ग्राफ उठ गया, अदरवाइज तो ग्राफ गिरता ही जा रहा था। या आप जो 272 का जो आंकड़ा है उससे तो बहुत पीछे जा रही थी एनडीए। वो तो इस एयर स्ट्राइक की वजह से थोड़ा सा एक लोगों में भी एक सिंपैथी की लहर आ गई और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बातें होने लगी। लेकिन साकेत, मैं कहूंगा कि जैसे चुनाव आयोग ने कहा है कि आप सेना के नाम का प्रयोग नहीं कर सकते, आचार संहिता लग चुकी है, मुझे नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। अभी छोटे से छोटे बच्चे के मुंह में भी मोदी मोदी है। ठीक है, कहां की बात कर रहे हैं? ठीक है, एक बाल मुकुंद जी, एक आखिरी कमेंट आपका। बाल मुकुंद जी। हाँ, मैं कमेंट से पहले अपनी सफाई इस बात पर रखना चाहूंगा। मेरे दोनों तरफ जो प्रवक्ता बैठे हैं बातों को मिसकोट करते हैं। आपने तैयारियों के बारे में पूछा, कांग्रेस की तैयारियां, हमने ये तैयारियां कर करके हमारी पैनल ऊपर भेज दिया। तैयारी अलाउड करना राहुल जी का काम है, राहुल जी किसी को भी टिकट दे सकते। उस तैयारी को आपने तैयारी पूछी कांग्रेस की, ये कांग्रेस तैयारियां, ये टिकट बंटवारा बता रहे हैं। तो मैं साकेत ये कहना चाहता हूं, ये दोनों मेरे तरफ बैठे हैं, ये तो एक मतलब बात झूठ की एक बहुत बड़ी दुकान चला रही है इन्होंने। इनके शब्दों को दोबारा सुनवा दो। वो ये है, जैसे भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का, ना तो 15 लाख आए, ना काला धन आया, न 10 करोड़ रोजगारों का सृजन हुआ, ना देश में कोई इस तरह। एक और बहुत बड़ी बात, महिला सुरक्षा में, असुरक्षा में विश्व में 1 नंबर पे आ गया भारत। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ये गलत फैक्ट है, ये गलत फैक्ट है, ये गलत फैक्ट है बाल मुकुंद जी, ये गलत फैक्ट है, ये गलत फैक्ट है, ये गलत नहीं, ये गलत फैक्ट है, ये फैक्ट गलत। महिला सुरक्षा में ये गलत फैक्ट, ये गलत फैक्ट,
ये गलत फैक्ट है। माफी मांगनी चाहिए, मैं महिलाओं का आपको अपमान किया देश की महिलाओं का। मेल कर दूंगा, कांग्रेस के वो प्रवक्ता आप मेल कर दीजिए या आप फैक्स कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, एक जिम्मेवार प्रवक्ता के तौर पर नहीं, और गवाह के तौर पर ये आंकड़ा गलत है, ये गलत आंकड़ा है, गलत आंकड़ा है, ये बात एक नंबर पे है। ये आंकड़ा गलत है। झूठ बोला है। साकेत क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं, महिला असुरक्षा की बात हो रही है। असुरक्षा मैंने कहा, महिला असुरक्षा के असुरक्षा मैंने कहा है, मैंने असुरक्षा कहा है, महिला सुरक्षा कहाँ की बातें करते हैं। महिला क्राइम अगेंस्ट वुमेन का महिला सुरक्षा मतलब असुरक्षा का भाव। जैसे महिला रात को 12 बजे नहीं निकल सकती, दिन में 12 बजे नहीं निकल सकती, उनके मन में असुरक्षा का भाव है। महिला असुरक्षा का मेरा शब्द एक बल्कि मेरे मुंह से सुरक्षा निकला, बाद में मैंने महिला असुरक्षा कहा कि उनके मन में ये भाव रहता है कि हम कई बार जाएंगे। ठीक है, चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिशन 2019 की लगातार बात हो रही है और आगे भी ये सिलसिला चलता रहेगा। और 272 का वो जादुई आंकड़ा किसके पक्ष में जाता है, कौन सा घटक दल ऐसा होगा, कौन सा अलायंस ऐसा होगा या फिर कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी होगी जो 272 के आंकड़ों को छू पाएगी, सरकार उसी की बनेगी। पेशकश में बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।